हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय, ठीक है, जो नई बुक आ गई है ना मार्केट में और जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2023 से 24 के लिए। बाकी तो मैंने पूरा चैप्टर पूरा सब कुछ पूरा गणित पढ़ा रखा है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बट जो लेटेस्ट बुक आई है, लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से शुरू कर चुका हूँ नई सीरीज़, जो कि मैं आपको पूरी मिलेगी, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में बच्चों भूल जाते हो। तो पहले प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी विविध प्रश्नावली होते हैं बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिए। कई बार देखा होगा बच्चे पढ़ते ही नहीं एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। अगर ये ए दे रखा है, ठीक है, ये बी दे रखा है, ये सी और ये डी। बी सी तो दे ही रखे समुच्चय में, ए आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, आपको समुच्चय बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि जो x है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है, और x को आप जो मिलेगा उसको इसको हल करने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि अब बाद में बच्चों भूल जाते हो। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है बच्चों, एक बार लिख लेते हैं कि जो x है वो r से आ रहा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 12 बराबर 0, ये इसको संतुष्ट करेगा, वो जो x होगा, ठीक है। तो इसको पहले हल करते हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 12 बराबर 0, गुणा करने पे 12 है और जोड़ने पे 8, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8 होता है। तो 6x माइनस के 2x, ये सब कक्षा 9 से सीखते हुए आ रहे, आपको पता होना चाहिए, ये सब पता ही होगा। x उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ आएगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव है, 2 छंग 12, ठीक है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इसको एक बार 0 मानते हैं। यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, और यदि x माइनस के 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। तो हमारे पास दो ही एलिमेंट है, 2 और 6, इसलिए ये हमारे पास जो ए समुच्चय है वो है 2,6। और प्रश्न में जो हमें बी दे रखा है बच्चों, ये देखिए, बी सी डी आपको ऑलरेडी दे रखा है। बी आपके पास है 2 4 6, सी आपको दे रखा है 2 4 6 8, ऐसे ही चलता ही रहेगा, यानी कि सम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। और डी आपके पास 6 है। तो कौन किसका उपसमुच्चय है ये आपको बताना है। देखो, ए के अंदर जितने भी पद हैं सी के अंदर उपस्थित है, और बी के अंदर भी उपस्थित है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ, एक मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। देखो, चूंकि 2 बिलोंग्स टू ए, तो आपका 2 बी में है, ठीक है। 6 बिलोंग्स टू ए, तो 6 आपका बी में भी है। इसलिए ये जो ए है, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इस वजह से ए सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। इसी प्रकार देखिए, चूंकि 2 ए में भी है और 2 सी में भी है कि नहीं, प्रत्येक होना चाहिए। फिर देखो, 6 ए में है और 6 आपका सी में भी है, इस वजह से ए का प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है। इसी वजह से ये जो ए है बच्चों, वो उपसमुच्चय हो जाएगा सी का, ये सी है, ठीक है। उसी प्रकार से बी का प्रत्येक अवयव 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है। इसी प्रकार आगे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बी है वो उपसमुच्चय होगा सी का, ठीक है। और देखो, और डी उपसमुच्चय है, देखो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी और 6 यहाँ पे भी है। तो जो डी है वो उपसमुच्चय ए का भी है, डी उपसमुच्चय बी का भी है, क्योंकि 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। और डी उपसमुच्चय आपका किसका, सी का भी है।
तो ये आपको आपका उत्तर मिल गया। ठीक हो गया बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या फिर असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। मतलब ये फैक्ट है, कभी भी किसी चीज़ को अगर आपको सिद्ध करना है ना तो बाय लैंग्वेज बाय स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, मना करना हो, तो आपको कोई एक उदाहरण कोई एग्जाम्पल देना होगा, फिर मना करना होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि अगर 1,00,000 बार भी हाँ बोल रहे हैं और एक बार मना कर रहा है तो वो मना ही होती है। जहाँ 100% एक्यूरेसी होगी वही चीज़ फैक्ट होगी, वही सत्य होगी। तो आपको हमेशा मन में ना होने का सोचना है, होने के लिए तो बहुत सा हाँ कर देगा, आपको बस सोचना है कि क्या कभी ये ना हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ना आपके मन में कोई चीज़ नहीं आ पा रही है तो फिर सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर उसको स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। जैसे पहला प्रश्न पे आ जाते हैं हम। कह रहे हैं अगर x a के अंदर है और a b के अंदर है तो क्या x भी b के अंदर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये कथन गलत है। अब आपको मैं समझाता हूँ ये मुझे कैसे पता लगा कि ये गलत है। देखो जितना आप क्वेश्चन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका दिमाग खुलता जाएगा, है ना। एकदम से कोई चीज़ नहीं आती, जब तक जितना रिवीजन ना हो, अच्छे से प्रैक्टिस ना हो, तो दिमाग खुलता नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपर शार्प बनाना है तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, कुछ नए नए क्वेश्चन भी बनाओ, तभी आपका दिमाग खुलेगा। देखो हमें क्या दिया है को हम अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन। हमें क्या दे रखा है कि एक्स कोई पद है जो कि ए समुच्चय के अंदर है, और ए कोई पद है, इस ए को ही पद बना दिया गया है जो बी के अंदर है। ठीक है, तो क्या ए नहीं, तो हमसे बोल रहे हैं तो क्या एक्स बी के अंदर होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आप देखो बच्चों, सबसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। माना ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है ना, इसके अनुसार आप कुछ मान लो। मैं मान लेता हूँ ए मेरे पास 2 है। ठीक है, इस ए के अंदर एक ही पद मैंने लिया है 2। ठीक है, और बी मेरे पास के ये जो ए है अब पूरा पद बन जाएगा, पद बन जाएगा ना। ये 2 और एक कोई और एक पद ले लिया मैंने 3, ये इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब मैंने 1.34 में समझाया कि इस चिन्ह का मतलब पद से है और इस चिन्ह का मतलब समुच्चय ऐसे है। तो अगर देखो ये 2 था, ये पूरा एक समुच्चय है, और 2 इसका एक एलिमेंट है, पद है। अब ए पूरा एक पद बन जा रहा है, ये पूरा एक पद बन जा रहा है, तो ये पूरा पद है, और उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट है, यानी कि ये समुच्चय है। ठीक है, तो क्या ये जो एक्स है वो बी के अंदर होगा, क्या ये जो 2 है वो बी के अंदर है। आप कहोगे सर ये 2 तो है, 2 नहीं है, ये पूरा एक पद है। ठीक है, तो कथन क्या होगा, नहीं है। ठीक है, चूंकि जो 2 है वो ए के अंदर है, परंतु ये जो 2 है वो बी के अंदर बिल्कुल नहीं है, अतः कथन असत्य है। आप एग्जाम्पल बड़े बड़े मत लेने लग जाना, वो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल छोटा छोटा लेना है, बड़ा एग्जाम्पल लेना ही नहीं है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, और बी जो पद है, पद हो गया ना, ये चिन्ह आ गया, बी जो पद है वो सी के अंदर है, तो क्या ए सी के अंदर, ए पद सी के अंदर होगा। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। सो हमें क्या दे रखा है, दिया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, हमें क्या दे रखा है कि ए बी का एक उपसमुच्चय है, और हमें क्या दे रखा है कि जो बी है, जो बी पद हो जाएगा वो सी के अंदर है। तो हमसे पूछ रहा है तो ए जो पद है वो सी के अंदर होगा या नहीं होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सो देखिए ध्यान से सोचिए, माना मैं जो 2 कंडीशन हमें बोला है ना, उसको तो कंडीशन के फॉर्म में बनाते हुए आपको एक काउंटर एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने ए लिया, एक समुच्चय लिया जिसमें एक ही पद लिया मैंने 1, बी ले लिया। ठीक है, बी जो है
बी सी के अंदर है। मैंने बी कुछ ऐसा लिया क्योंकि ए के अंदर बी है, तो एक जो है वो बी के अंदर ज़रूर होना चाहिए। 1 कॉमा मैंने 2 ले लिया, ये वाला बात इसके अंदर है, तभी तो ए उप समुच्चय होगा बी का। ठीक हो गया। अब मैंने एक सी पद ले लिया कि जो बी है ना, पूरा का पूरा बी, वो सी के अंदर है, एक पद है, तो 1 कॉमा 2। ठीक है, 1 कॉमा 2 ये पूरा पद बन जाएगा। 1 2 लिया, एक और पद कुछ ले लेते 3 कॉमा 4। अब देखो, इस कंडीशन को संतुष्ट करते हुए मैंने काउंटर एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब देखो, क्या जो ए पद है इसके अंदर है? नहीं है। ये पूरा पद है, ऐसा क्या ऐसा यहाँ होना चाहिए था। आप कहोगे सर यहाँ 1 है, यहाँ 1, ऐसा नहीं होता बेटा, पूरा ये होना चाहिए। है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हम प्रॉपर वे में लिखेंगे ऐसे, चूंकि ये जो चीज़ है वो नहीं है सी में, अतः कथन असत्य है। सत्य होने के लिए लाखों चीज़ें हैं, मना करने का सोचना है। मैंने पहले ही बोल चुका है, मैंने पहले ही बोला है बेटा आप लोगों को कि आपको मना करने का सोचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले अगले वाले पार्ट पे आते हैं, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं बच्चों इस यहाँ पर कि ए बी का उपसमुच्चय है, बी जो सी का उपसमुच्चय है, तो ए सी का उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, और जो कथन सत्य होता है उसे बाय स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है किसी भी चीज़ में तो आप काउंटर एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। ठीक है, देखो हमें क्या दिया दिया रखा है, दिया है हमें दे रखा है, क्या बोला गया है कि जो ए है बी का उपसमुच्चय है और बी जो है सी का उपसमुच्चय है, तो क्या ए सी का उपसमुच्चय होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल होगा। अब सत्य है ये कथन, तो बाई स्टेटमेंट प्रूफ करना है। देखो, चूंकि मान लेते हैं कि माना एक पद कोई एक्स है जो कि ए के अंदर है, अगर ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय, अगर एक्स ए के अंदर है तो ए बी के अंदर भी होगा। तो एक्स कहाँ होगा बच्चों? इट इम्प्लाइज एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, और बी सी का उपसमुच्चय है। देखो, अगर एक्स ए के अंदर है तो एक्स बी के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक हो गया। अब फिर से लिखोगे, चूंकि एक्स बी के अंदर है तो एक्स सी के अंदर भी होगा। एक्स कहाँ पे होगा? सी के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि भैया बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, ये दे रखा है, ये तो हम ऐसे नहीं बोल रहे। देखो एक्स, अब देखो यहाँ से, चूंकि एक्स आपने ए में लिया था और एक्स को आप सी में भी दिखा पा रहे हो हर, ठीक है, एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है, तो ए सी का क्या हो जाएगा, अर्थात एक्स अगर ए में है और एक्स सी में भी है तो क्या हो जाएगा, ए सी का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। प्रूफ कर दिया हमने बाय स्टेटमेंट, अतः कथन सत्य है। जितना मैं लिखा रहा हूँ ना, इससे छोटा कुछ नहीं होगा, ये एकदम बेस्ट और इजी मेथड है। पूरे यूट्यूब में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे जाके। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अरे भाई क्या उठा लिया, फोर्थ वाले पे आ जाओ। कह रहे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है और बी सी का भी उपसमुच्चय नहीं है, तो क्या ए सी का उपसमुच्चय भी नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि मना करने का सोचो। हमें हमें क्या दे रखा है, चौथा वाला पार्ट है ये हमारा। हमें दे रखा है कि यदि ए ए बी का उपसमुच्चय ना हो व बी सी का उपसमुच्चय ना हो, तो ए सी का उपसमुच्चय भी नहीं होता है। ये हमारे पास पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये चीज़ तो फैक्ट दे रखा है। अब इस चीज़ को दे रखा है तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना ए मैंने ले लिया 1 कॉमा 2, ठीक है, और बी मैंने ले लिया
3,4। देखो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, यानी कि इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन को संतुष्ट करते दो एग्जाम्पल मैंने ले लिए, दो समुच्चय मैंने ले लिए। अब इस कंडीशन को भी संतुष्ट करना है कि बी सी का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, यानी कि बी का पद सी में उपस्थित ना हो। तो मैंने क्या किया, सी को मैंने मान लिया 1 2 3 5। आप कहोगे सर 3 तो आ गया, भाई 4 कहाँ है, 4 तो नहीं है ना, तो बी सी का भी उपसमुच्चय नहीं है। परंतु अब आप देखो बच्चों, ये इस कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है और इस कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है। क्या इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो भाई ए के प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है, तो ए सी का उपसमुच्चय हो सकता है। देखेंगे चूंकि 1 बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाइज ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू कहाँ है बच्चों, सी है, 2 बिलोंग्स टू ए और 2 आपका सी में भी है, अर्थात ए उपसमुच्चय हो जाएगा सी का। तो दिया गया कथन क्या है, गलत है, अर्थात दिया गया कथन असत्य है। कहीं पे भी कोई डाउट दुविधा हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला पार्ट क्या है इसका, देखिए 5वां, यदि x जो है a के अंदर है और a b का उपसमुच्चय नहीं है तो क्या x b के अंदर नहीं होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। सो देखिए 5वां पार्ट आ जाते हैं। 5वां पार्ट क्या है, चूंकि अगर एक x कोई पद है जो कि a के अंदर है और हमारे पास क्या है कि जो a है वो b का उपसमुच्चय नहीं है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो x b के अंदर होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये सत्य है या असत्य है, ये कथन ये आपसे पूछ रहा है। देखो काउंटर एग्जांपल लेके मैं मान लेता हूँ, माना कोई भी चीज़ असत्य तुम्हें महसूस हो, काउंटर एग्जांपल देके दिखाना है। मैंने ए मान लिया जो कि हमारे पास है 1,2, ठीक है, और मैंने बी मान लिया जो कि हमारे पास है 2 3 4। देखो एक्स ए के अंदर है और देखो यहाँ 1 है, इस पर 1 नहीं है, ठीक है, और ए बी का समुच्चय नहीं है, तो बोल रहे एक्स बी के अंदर होगा। एक्स ए के अंदर है तो एक्स बी के अंदर है क्या, नहीं है, चूंकि एक्स इक्वल टू मैंने 1 लिया है जो कि ए के अंदर है, परंतु ये जो 1 है वो बी के अंदर नहीं है और ये बोल रहा होगा, तो कथन क्या है, असत्य। ठीक है, कथन हमारा क्या हो गया बच्चों, असत्य हो गया। 5वां पार्ट डन। छठे पार्ट पे आ जाओ। छठा पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं ए बी का उपसमुच्चय है तथा एक्स जो है वो बी का मेंबर नहीं है, तो क्या एक्स ए का भी मेंबर नहीं होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ये कथन क्या सत्य असत्य ये आपको बताना है। तो ज़रा सा सांस लीजिए गहरी और मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये कथन सत्य असत्य है, खुद से सोच के बताना है। और हमें ये बोल रखा है कि जो एक्स है वो बी का मेंबर नहीं है, तो एक्स ए का मेंबर भी नहीं होगा। ये कथन क्या है, सत्य है असत्य है। देखो चूंकि ए बी का उपसमुच्चय है तो क्या होगा, अगर एक्स कोई मेंबर जो कि ए के अंदर है तो वो एक्स जो होगा वो बी के अंदर भी होगा। ठीक है, ए के सभी अवयव बी में होंगे क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी कि अगर यदि इस कथन से अगर एक्स कोई मेंबर अगर ए में नहीं है तो एक्स कोई मेंबर बी में भी नहीं हो सकता। क्यों, कि ए बी का उपसमुच्चय दे रखा है। अगर कोई मेंबर एक्स अगर ए में नहीं तो वो मेंबर बी में भी नहीं होगा क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है। तो ये कथन क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं होगा। तो ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो,
वीडियो को एक बार दोबारा देखना है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं जो ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो दर्शाइए कि बी और सी आपस में बराबर होंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है हमारा, ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, हमें दे रखा क्या है कि जो ए यूनियन बी है वो ए यूनियन सी के बराबर है, और हमें क्या दे रखा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो बी है और ये जो सी है वो आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ ए इंटरसेक्शन का साइन है, ये दो चीज़ आपको दे रखी है, इसी का पालन करते हुए आपको मिलेगा ये चीज़। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चूंकि ए यूनियन बी आपको दे रखा है ए यूनियन सी, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है आपको, ये इंटरसेक्शन ये दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लेने पर, ठीक है, ये चीज़ जो जो करोगे वो लिखते रहना। इंटरसेक्शन ले लूँगा मैं दोनों तरफ, ए यूनियन बी है, मैंने इंटरसेक्शन बी का लिया है। अब आपको वितरण नियम पता होगा, उसका अनुपालन करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हल नहीं होगा। ए ये वाला चिन्ह लगेगा इंटरसेक्शन, यहाँ से बी आ जाएगा, फिर बीच वाला चिन्ह लगेगा ये, और बी इंटरसेक्शन किसका आ जाएगा? बी का। ये भी खोल दो, यहाँ से आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला चिन्ह आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया? एक बार फिर से देख लो। अरे यार, ए इंटरसेक्शन बी, फिर सी इंटरसेक्शन आएगा ना, ए को दोबारा क्यों लिख दिया, सी के साथ आएगा सी। छोटी सी गलती भारी पड़ जाएगी, ध्यानपूर्वक हल करना है। ये हो गया। अब देखो, खुद के साथ जो इंटरसेक्शन खुद होता है, ठीक है। अब यहाँ से पहले आप और हल कर लो, ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पर, ठीक है, और आप सी इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन सी लिखो, बात तो एक ही होती है, ठीक है। और एक चीज़, अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर बी कितनी बार दिख रहा है आपको? 3 बार दिख रहा है ना, 3 बार दिख रहा है। तो नियम से क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर बी बी बी, तो जो चीज़ 3 बार आ गई है वही आ जाता है यहाँ पर। तो बी ये आ गया, इसकी जगह पे बी आ जाएगा, इसे आप समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब आपको दूसरा वाला लेना। अब आपने एक बार इंटरसेक्शन बी का लिया था ना, अब की बार क्या लेना? दूसरा लेना है। फिर से आ जाएंगे, चूंकि ए यूनियन जो बी है वो हमें दे रखा है ए यूनियन सी के, क्या करेंगे? अब की बार दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी की जगह सी के लेंगे, क्योंकि बी और सी को हमें बराबर दिखाना है। फिर देखो, ले लेंगे दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन लेने पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। अब की बार यहाँ से देखो, इसको खोलेंगे वितरण नियम से, ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये बीच वाला, फिर बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको भी खोल देंगे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर सी 3 बार दिख गया, तो यहाँ आ जाएगा सी। अब इसको इसके बराबर लाना है, ए इंटरसेक्शन बी,
तो यहाँ से देखो, यहाँ है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। सो ये चीज़ तो आ गई। ए इंटरसेक्शन सी, देखो आपको बस ये चीज़ बनानी है ना, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी तो आ चुका है। ए इंटरसेक्शन सी के जगह पर आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। इसको समीकरण नंबर ए बोलो और इसको समीकरण नंबर बी बोलो। तो यहाँ पर लिख देना समीकरण बी से, इसके जगह पे मान आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दोगे, बी किसके बराबर आ जाएगा, सी के। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। इससे आसान कोई बता ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है। बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पेजेस पे इसलिए करवाता हूँ ना कि आपका फोकस अच्छा बने। पेजेस में कराने का से ये होता है कि मैथमेटिक्स में फोकस अच्छा बन जाता है, क्योंकि अब मैं डिजिटल बोर्ड पे जाऊँगा तो आपको मेरा चेहरा भी दिखेगा और आप कभी ना मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पे आओगे, मेरे हाथ चाल के एक्सप्रेशन पे आओगे, तो उतना फोकस नहीं बन पाता है। और ये कुछ एक्सरसाइज ऐसे जिसमें फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं पेजेस पे करा रहा हूँ। और आप खुद ही सोचो, पेजेस पे ज़्यादा फोकस बन पाता है या डिजिटल बोर्ड पे? आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, चौथा नंबर। कह रहे हैं दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। ये इसके बराबर, ये आपस में संबंधित हैं, तुल्य हैं, ये आपको दिखाना है, ठीक है। पहले वाले पे आ जाते हैं। पहला वाला संबंध क्या है चौथे का? चौथे का पहला वाला संबंध क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इस उप समुच्चय बी का सेकंड क्या है कि जो ए माइनस बी है वो फाई है। तीसरा हमें दे रखा है कि ए यूनियन बी बी के बराबर है। और चौथा है ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर। सो ए से बी में जाना है, बी से सी में जाना है, सी से मतलब इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें जाना है, तुल्य बोला दिखाना है ना। तो पहले वाले पे आ जाऊँ। चूँकि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए बी का सबसेट है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, समुच्चय समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है, यही मतलब होता है। अब ये लेके चल रहे हैं, आप सेकंड में आ जाओ। इसकी मदद से सेकंड वाला प्रूफ होगा, ए माइनस बी फाई होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि ए माइनस बी फाई के बराबर है, यानी कि ए में से अगर बी घटाया जाए, ए के अंदर में से बी के पद को अगर घटा दिया जाए तो सारा का सारा घटने के बाद ज़ीरो आ जाता है। यही मतलब होता है ज़ीरो, मतलब फाई कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं उसके अंदर। मतलब इसका मतलब क्या होगा, समुच्चय समुच्चय ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है जो बी में ना हो। तभी तो जब बी में सारे अवयव ए के अंदर उपस्थित, तभी घट के वो फाई आया है, यही तो मतलब होता है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अर्थात समुच्चय का ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में नहीं है, ये हो जाएगा। तो क्या देखो, इसका मतलब क्या होगा कि ए का बी में, इसका मतलब होगा कि सारे अवयव ए में उपस्थित है, यानी कि अगर बी के सभी अवयव ए में उपस्थित है तो इसका मतलब होगा कि ए जो है बच्चों, वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। देखो ये लेके चले थे यहाँ से, फिर यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब तीसरे में आ जाओ। मान लो, जो भी स्टेटमेंट होता है वो मान ले लिया जाता है। माना ए यूनियन बी बी के बराबर है, तीसरा स्टेटमेंट है ना ये। अब क्या करना है हमें, चूंकि
ये चीज़ दे रखा है। तो अगर ए कोई चीज़ लोगे तो यूनियन है, यूनियन क्या होता है, सम्मिलन। तो ए जो हो जाएगा वो ए यूनियन बी में कॉम्बाइन में ज़रूर आ जाएगा। अगर ए लोगे ना तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ज़रूर आएगा। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में है तो ए इसके अंदर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है। और प्रश्न में हमें ये भी दे रखा है ना कि जो ए यूनियन बी है वो बी के बराबर है, क्योंकि ए यूनियन बी के बराबर है। देखो कोई अगर ए लेते हैं, ए उप समुच्चय इसके अंदर का, ए और बी के, ए और बी के कंबाइन का है, और ए और बी का कंबाइन बी के बराबर है, तो फिर से हम यहाँ पे पहुँच गए, तीसरे स्टेटमेंट से भी फर्स्ट में पहुँच गए। ठीक है। चौथे में आ जाओ। चौथे में क्या है, उल्टा है, माना। क्या मान रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये लेके चलना है और ये हमें दिखाना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चूंकि ए उभयनिष्ठ है ना, ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर लेके चलें, अगर बराबर तो ये ए है। हम मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो छोटा हो जाता है ना, तो इनमें से छोटा मैं बोल रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, किसका उपसमुच्चय है, बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ये छोटा है और उन दोनों में बड़ा पद हमारा बी है, तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट इसके अंदर ज़रूर होंगे। और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, तो ए यहाँ रख दो, तो ए बी का क्या आ गया, उपसमुच्चय। चौथे से भी हम फर्स्ट में आ गए। ये जो दिखाना था आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, दिखाइए कि ए अगर बी का उपसमुच्चय हो तो सी में से अगर बी घटाएं, तो सी में से अगर ए घटाएं तो सी माइनस बी, सी माइनस ए का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये हमें दिखाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। हमारे पास क्या है दिया है, यहाँ लिख देते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो सिद्ध ही करना है ये, तो सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है बच्चों, सिद्ध करनी है। माना हम मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है, ये तो हमें दे रखा इंटरसेक्शन, बोलो ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए के अगर सपोज करो तो एक्स अगर ए के अंदर है तो एक्स आपका बी के अंदर भी होगा, और अगर एक्स ए के अंदर नहीं है तो एक्स आपका बी के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना हम मान लेते हैं कि एक्स कोई पद है, एक्स कोई पद है जो कि सी माइनस बी में है, सी माइनस बी में है, ये मैंने बोल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एक्स जो पद है सी के अंदर है परंतु बी के अंदर नहीं है। सी माइनस बी का मतलब यही तो बोलना है कि अगर ये जो पद है ना वो सी के अंदर है परंतु एक्स जो पद है वो बी के अंदर नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है। अब अगर इसको मैं देखो, मैं इसको अगर समीकरण मान लूँ, समीकरण इसको 1 मानूँ और इसको समीकरण नंबर 2 मानूँ, एक्स अगर बी में नहीं है तो एक्स आपका ए में भी नहीं हो सकता। समीकरण नंबर 2 से अगर एक्स बी में नहीं तो अगर एक्स ए में भी नहीं हो सकता, तो
यहाँ बी के लिए कंडीशन बनी थी तो एक्स ए में नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो एक्स है वो सी माइनस ए में भी नहीं है। ठीक है, इसको समीकरण ए बोल दो, इसको समीकरण में बी बोल दो। एक्स सी माइनस, देखो एक्स सी माइनस बी में है और एक्स सी माइनस ए में भी मैंने दिखा दिया, तो ये चीज़ इसके अंदर भी और ये चीज़ इसके अंदर भी है, तो ये चीज़ इसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण ए तथा बी से कि जो सी माइनस बी है वो उपसमुच्चय हो जाएगा सी माइनस ए का। आंसर यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, यही आपको आराम से प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए आपको ये चीज़ सिद्ध करनी कि ये इसके बराबर होता है और ये चीज़ इसके बराबर होता है। ठीक है, एक एक करके हम प्रूफ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन पे ध्यान देके करना पड़ता है। अब देखो, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए होता है ना वो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी और दो यूनियन ए माइनस के बी, ये जो ए के बराबर होता है। यानी इस चीज़ को हल करके आपको ए ला के दिखाना है। ठीक है, इस चीज़ को हल करके आपको क्या करना है? ए ला के दिखाना है। देखो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, यहाँ यूनियन है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी घटाना यानी कि बी डैश। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ रीज़न दे सकते हो कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। कारण देते रहना साइड में। उसके बाद इसको हल करके आपको ए लाना है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वितरण नियम लगाइए। यहाँ से हम क्या करेंगे? वितरण नियम लगाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश है। तो बी कितनी बार आ गया? एक, यहाँ 2 बार है, चलो 3 बार अभी तक नहीं आया है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये जो चीज़ होती है बच्चों, ये किसके बराबर होती है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश के बराबर होती है। अब आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप ये चीज़ कुरान से यहाँ लिख भी सकते हैं कि इसकी जगह पर ये होता है। फिर आप जानते हैं कि किसी बी यूनियन बी डैश जो होता है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये पहले जब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ठीक है ना। और ए छोटा होता है, यू आपका क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़े और छोटे में वनिष्ठ क्या होता है? छोटा वाला होता है। ठीक, देखो इसको हमने ए दिखा दिया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या दिखाना है? ये चीज़ इसके बराबर है, ये आपको ला के दिखाना है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी। पहले वाले पे नज़र चली गई क्या? ए यार पहला वाला लिख दिया, सॉरी गाइस। चलो ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये तो रिजल्ट है, इसे याद भी रखना है। सेकंड वाला क्या है हमारे पास? क्या है कि ए यूनियन बी माइनस ए, इसको हमें ए यूनियन बी सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है, यानी इसको हल करके आपको ये लाना है। देखो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष ले लीजिए। ए यूनियन बी माइनस ए। अभी मैंने आपको बताया था बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन माइनस ए हो रहा है तो ए डैश। ठीक है, इसकी जगह पर यह आया है तो ये लिख भी सकते हो। तो बी माइनस ए क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये हमने लगा दिया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? वितरण नियम लगा देंगे। वितरण नियम से ए, ठीक है, ये यूनियन ये वाला आ जाएगा बी।
फिर ये वाला चिन्ह आएगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन ए डैश। वितरण नियम अच्छे से सीख लीजिएगा। ये हमने लगा दिया वितरण नियम, तो यहाँ लिख दो वितरण नियम से। ठीक है, वितरण नियम लगाया। उसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन ए डैश है, तो ये आपको पता होगा ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहाँ आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो ये चीज़ और ये चीज़ यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है, तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, क्या ओबनिस्ट होगा, ये वाला। तो यहाँ से आ जाएगा ए यूनियन बी। आ गया, यही आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। एक बार में तो देखो समझ में आ जाएगा, जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे इनकी रोज रोज। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस रेगुलर अंतराल पे में करना होता है, तभी वो चीज़ हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह पाती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 7वां प्रश्न है, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके दिखाइए ये चीज़। अच्छा, ये तो हो गया। दिखलाना है कि ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो बी बराबर सी आवश्यक रूप से सत्य नहीं होता है। कोई भी चीज़ मना करनी है तो उसे हम काउंटर एग्जाम्पल से मना करेंगे, उसमें मना करने के लिए ही बोला गया है। तो प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है, ये 8वीं है। देखो हमें क्या बोला है, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बी किसके बराबर हो जाए, सी के बराबर है हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मना करके दिखाना है कि ये चीज़ बराबर नहीं हो सकती, ये हमें दिखाना है। तो काउंटर एग्जांपल लेते हैं। माना ए मैंने ले लिया ए बी, बी मैंने ले लिया बी सी, ठीक है, और सी मैंने ले लिया बी डी। ये कुछ मैंने काउंटर एग्जांपल लिए। देखो अब ए और बी का अगर मैं इंटरेक्शन निकालूं, ए और बी का इंटरेक्शन, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है, बी उभयनिष्ठ है। और ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है, ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है, बी ही उभयनिष्ठ है। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, परंतु ए और सी बी और सी आपस में बराबर नहीं है। बराबर है क्या, बी और सी आपस में बराबर नहीं है, परंतु ये चीज़ को ये संतुष्ट कर रहा है और ये चीज़ बराबर नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल देना था, हो गया। इतना आसान प्रश्न था ये आपका। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे मान लीजिए ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर होता है बी इंटरसेक्शन x, और वो आपस में किसके बराबर है, फाई के बराबर, यानी कि रिक्त समुच्चय के बराबर, और ए यूनियन x बराबर है बी यूनियन x के, तो हमें सिद्ध करना है कि ए और बी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ए और बी आपस में बराबर होंगे। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ हटके वाले प्रश्न होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना हो, तो उन्हीं में से ये है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास प्रश्न में ये दे रखा है कि जो ए यूनियन एक्स है वो बी यूनियन एक्स के बराबर है। दे रखा है, ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए का उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन लेंगे दोनों तरफ, ए दोनों तरफ जो काम करोगे दोनों तरफ करना होता है। ठीक है, दोनों तरफ ए का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ खोल देंगे वितरण नियम से। तो देखो ए ये चिन्ह है, ठीक है, वितरण नियम से खोलो। एक तरफ खोलते हैं, इसको खोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर ये बीच वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, प्रश्न में ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर दे रखा है, बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर दे रखा है। चूंकि ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स के,
और ये चीज़ फाई के बराबर भी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। इसके जगह पे मैंने रख देता हूँ बी इंटरसेक्शन एक्स, रख दिया। और ये इसके जगह पे क्या है, फाई दे रखा, डायरेक्ट फाई रख देते तो बढ़िया होता है यार। फाई रख दिया। देखो फाई का और इसके साथ अगर यूनियन किया जाए तो फाई मतलब कुछ भी नहीं, कुछ का और इसका यूनियन यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इधर भी तो काम करो, इधर हमने कुछ किया नहीं है। और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, ए और बी को बराबर दिखाना है। अच्छा, ए और बी को बराबर दिखाना है। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, ठीक है। और ए यूनियन एक्स किसके बराबर दे रखा है, बी यूनियन एक्स। चलो अब देखो एक चीज़ देखो, ए इंटरसेक्शन है, ठीक है, फिर ए यूनियन एक्स है। तो ये जो चीज़ होती है, ए दो बार आ चुका है, एक इंटरसेक्शन है और यूनियन है। तो ये स्थिति जब होती है ना तो ये ए के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर। यहाँ लिख देना चौंकी करके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके बराबर होता है, ए। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। अब आप अगर आप किसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी को बी के बराबर ला कर दिखाते हो तो बात बन जाएगी। पुनः इसको समीकरण एक मानो, पुनः मैं लेता हूँ ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर। अब की बार ए का इंटरसेक्शन नहीं, बी का इंटरसेक्शन लेता दोनों तरफ, बी का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो बी यूनियन एक्स है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर ए यूनियन एक्स। अच्छा ये इंटरसेक्शन है, हमें ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो वितरण नियम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं वितरण नियम लगाता हूँ, तो बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये हो जाएगा। ये वाला बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, यहाँ पर जैसे ए आया था तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये चीज़ किसके बराबर है, फाई के बराबर है, यहाँ आ जाएगा फाई। और ये बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही होती है। यूनियन है और फाई, फाई का किसी के साथ भी यूनियन करोगे तो वही आ जाता है। तो ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये चीज़ ए है, ये चीज़ बी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आपका आंसर इजीली आराम से मिल गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं, 2023-24 बोर्ड नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आखिरी प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन अरिक्त समुच्चय है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करो तो फाई आए। अच्छा अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो, ये आपको ला कर दिखाना है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई आना चाहिए, ये भी आपको बोला गया है। अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय का मतलब फाई के बराबर ना हो, अरिक्त मतलब खाली ना हो, ठीक है। अरिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब फाई, अरिक्त का मतलब फाई ना हो। आपको ए इंटरसेक्शन बी फाई ना हो ऐसा देखना है, बी इंटरसेक्शन सी फाई ना हो ये देखना है, और ए इंटरसेक्शन फाई ना देखना। लेकिन तीनों का जब करो तो वो फाई हो, रिक्त समुच्चय हो, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लेके आपको इनको बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, माना मैंने ए मान लिया, ए बी, मैंने बी मान लिया बी सी, और मैंने सी मान लिया ए सी।
अब देखो, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी करूँ, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है, बी उभयनिष्ठ है, तो ये फाई नहीं है, अरिक्त समुच्चय है। बी इंटरसेक्शन सी करूँ, बी और सी में क्या उभयनिष्ठ है, सी उभयनिष्ठ है, यानी कि फाई नहीं है, कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ है। फिर क्या है, ए बी बी सी, ए इंटरसेक्शन सी, देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है, ए उभयनिष्ठ है, तो ये फाई नहीं है। परंतु ए इंटर बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, कुछ है तीनों में जो तीनों में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तीनों में हो, यानी कि खाली छोड़ देते, कुछ भी नहीं है, फाई के बराबर है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है और ये जो चैप्टर है वो आपका यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ एक बार दोबारा ज़रूर देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, स्पेशली इस विविध प्रश्नावली में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।